देश से दूर मरने वाले क्रांतिकारियों की कौन सोचेगा? उनके बारे में देश को बताएगा कौन? आखिर उन्होंने भी देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। कोई देश में जान गंवाया तो किसी ने देश से बाहर अपनी जान गंवाई। आजादी के 76 साल बाद भी हम उन्हें शहीदों का दर्जा नहीं दिला सके, तो हम उन्हें देश में कब लाने का सफल प्रयास कर पाएंगे? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं उमेश द्विवेदी आप सभी के समक्ष फिर हाजिर हूं एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अपील करना चाहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दिया करें। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बता दिया करिए। हम आप सभी के कमेंट्स को जरूर पढ़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों के साथ भी इस लिंक को साझा कर दिया करिए। आइए शुरू करते हैं आज के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा। इस बार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश के शहीदों का स्मरण किया है। बहुत विधिवत शहीदों के बारे में गाथाएं सुनाई गईं, उन्हें श्रद्धा सुमन भेंट किए गए, देश की भावी योजनाएं भी बताई गईं, किंतु उन क्रांतिकारियों के अवशेष भारत लाने की बात आज फिर नहीं की गई जो देश से बहुत दूर शहीद हुए हैं। देश में उनके स्मारक बनाने पर भी कोई बातचीत नहीं हुई। भारत के कई वीर और क्रांतिकारी देश के लिए लड़ते लड़ते देश से दूर शहीद हो गए। आजादी के 76 साल बीतने पर भी हम उनके अवशेष को, उनकी देह को देश में लाकर सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार नहीं कर सके, उनकी समाधि भी नहीं बनवा सके। दिल्ली के अंतिम बादशाह का यह शेर सभी पर उपयुक्त बैठता है। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी मिली कुए यार में। पिछले दिनों 1857 क्रांति में शामिल रहे सैनिक अलम बेग की खोपड़ी ब्रिटेन से भारत आई है। अब उसकी जांच होगी और परिजनों का पता लगाकर अंतिम संस्कार के लिए उन्हें सौंपी जाएगी। अजनाला हत्याकांड से बचकर निकले अलम बेग की खोपड़ी लंदन के एक पब में रखी थी। कानपुर में उनकी हत्या करके अंग्रेज अधिकारी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को वार ट्रॉफी के रूप में भेंट करने के लिए अलम बेग का सिर ले गए थे। इसके बाद खोपड़ी को एक पब की शोभा बढ़ाने के लिए रखा गया। अलम बेग की खोपड़ी भारत आ गई, किंतु अनेक वीर अभी भी ऐसे हैं जिनके अवशेष भारत आने के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। 1857 के आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाली दिल्ली के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उन्हें रंगून ले गए। ऐसा कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद दिल्ली के मेहरौली में कुतुबुद्दीन बख्तियार की दरगाह के पास दफन होना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए 2 गज जगह भी 2 गज जमीन की भी निशानदेही कर रखी थी। बर्मा में अंग्रेजों की कैद में 7 नवंबर 1862 को सुबह बहादुर शाह जफर की मौत हो गई। उन्हें उसी दिन जेल के पास ही स्वेडागोन पैडोगा के नजदीक दफना दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी कब्र के चारों ओर बांस की झाड़ लगा दी गई और कब्र को पत्तों से ढक दिया गया था। सबसे पहले आजादी के पुरोधा सुभाष चंद्र बोस उनकी मजार पर गए थे, वहीं से देश का नाम संबोधन किया। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके दरगाह पर गए। उन्होंने अंतिम मुगल बादशाह को श्रद्धांजलि दी। इनसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी जब 2012 में इस साउथ ईस्ट एशियाई देशों का दौरा किया था तो वह भी इस मजार पर गए थे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस मजार पर गए। 2 प्रधानमंत्री और 1 राष्ट्रपति बहादुर शाह जफर के मजार पर गए, पर किसी ने उनकी इच्छा दिल्ली के मेहरौली में कुतुबुद्दीन बख्तियार की दरगाह के पास दफन होने वाली इच्छा पूरी नहीं की। जबकि बहादुर शाह जफर ने तो अपनी कब्र के लिए 2 गज जगह की निशानदेही भी कर रखी थी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का लाल जनरल बख्त खान को किसी ने याद नहीं किया।
उनकी याद ही नहीं है किसी को। वक्त खान का जन्म बिजनौर जनपद के नजीबाबाद में हुआ था। वक्त खान रोहिल्ला पठान नजीबुद्दौला के भाई अब्दुल्ला खान के बेटे थे। 1817 के आसपास वे ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हो गए। पहले अफगान युद्ध में वे बहुत बहादुरी के साथ लड़े। उनकी बहादुरी देख उन्हें सूबेदार बना दिया गया। 40 वर्षों तक बंगाल में घुड़सवारी करके और पहले एंग्लो अफगान को युद्ध देखकर जनरल वक्त खान ने काफी अनुभव लिया। मेरठ में सैनिक विद्रोह के समय वे बरेली में तैनात थे। अपने अत्याधुनिक गुरु सरफराज अली के कहने पर वह आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। बरेली में विद्रोह करके 1 जुलाई को वक्त खान अपनी फौज और 4000 मुस्लिम लड़ाकों के साथ दिल्ली पहुंच गए। इसी समय बहादुर शाह जफर को देश का सम्राट घोषित किया गया था। वक्त खान को सम्राट शाह जफर ने उन्हें सेना के वास्तविक अधिकार और साहिब आलम बहादुर, कौन सा, लॉर्ड गवर्नर जनरल का खिताब दिया। वक्त खान ने बहादुर शाह जफर को सुरक्षा प्रदान की, दिल्ली को अच्छा प्रशासन देने की कोशिश की, लेकिन दूसरे स्थान से आए सैनिक और राज परिवार तथा दरबार के कुछ व्यक्तियों के षड्यंत्र के कारण उनका कोई बस नहीं चल सका। अंग्रेजों की षड्यंत्र के तहत 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून जेल भेज दिया था। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार के बाद वक्त खान ने दिल्ली छोड़ दी, क्योंकि उनका मतलब जो बहादुर शाह राजा ही गिरफ्तार हो गया तो उन्होंने भी दिल्ली छोड़ दी। वह लखनऊ और शाहजहांपुर के विद्रोही बलों में शामिल हो और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ते रहे। अंतिम दिनों में वक्त खान स्वात घाटी में बस गए थे जाकर के। 13 मई 1859 को गंभीर रूप से घायल हो गए। वक्त खान को वर्तमान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दफनाया गया। किसी देशवासी ने नहीं सोचा कि उनके शव को भारत वापस लाया जाए, उनको सम्मान के साथ दफनाकर भव्य स्मारक बनाया जाए। पाकिस्तान में वक्त खान के नाम पर फिल्में बनी, किंतु भारत में उनके नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब प्रांत के संगरूर जिले के सुनाम गांव में एक सिख परिवार में जन्म हुआ था। सन 1901 में ऊधम सिंह की माता और 1907 में उनके पिता का देहावसान हो गया, निधन हो गया। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। ऊधम सिंह 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी थे। इस घटना से वीर ऊधम सिंह तिलमिला गए और उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर माइकल ओ डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ले ली, कसम खा ली। अपने इस ध्येय को अंजाम देने के लिए ऊधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्राएं की। सन 1934 में ऊधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और साथ में अपना ध्येय पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक पिस्तौल भी खरीद ली। भारत के ये वीर क्रांतिकारी माइकल ओ डायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित वक्त का इंतजार करने लगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद, कितने दिन बाद, 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी। यहां माइकल ओ डायर भी वक्ताओं में से एक था। ऊधम सिंह उसी दिन समय से ही बैठक स्थल पर पहुंच गए। अपनी रिवाल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा ली। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर पर गोलियां दाग दी। 2 गोलियां माइकल ओ डायर को लगी, इससे उसकी तत्काल मौत हो गई। यानी कि ऊधम सिंह ने अपनी कसम और प्रतिज्ञा को पूरा किया। ऊधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने
सुनाम में शहीद की याद में बने म्यूजियम और पार्क का उद्घाटन किया। यहां ऊधम सिंह से जुड़ी यादों को संजोकर रखा गया है। म्यूजियम में शहीद ऊधम सिंह का अस्थि कलश भी रखा गया है। ऊधम सिंह को लंदन में फांसी दिए जाने के बाद यह अस्थि कलश 31 साल तक वहीं पड़ा रहा। बाद में इसे पंजाब लाया गया। ऊधम सिंह की डायरी और पिस्तौल हम आज तक लंदन से नहीं मंगा सके और ना ही इसके लिए कोई प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनके नाम के द्वीप पर, द्वीप का नाम क्या है, ऑन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइसलैंड, इस द्वीप के बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का अनावरण कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी इस द्वीप का उद्घाटन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस के अवसर पर देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए भारत के इतिहास में उनके अद्वितीय योगदान को याद किया। उनके योगदान को सराहा गया। इसके बावजूद किसी को जापान से उनकी अस्थि लाने की याद नहीं आई। 1960 के उस प्रस्ताव की किसी को याद नहीं है। दूसरी लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था। 2 दिसंबर 1960 को निचले सदन में एक प्रस्ताव रखा गया कि जापान के रेंकोजी मंदिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों को भारत लाया जाएगा। नेताजी की अस्थियों के लिए दिल्ली के लाल किले के सामने एक भव्य स्मारक बनाने की भी बात उसमें कही गई थी। संसद के इस प्रस्ताव के संबंध में उसी दिन 2 दिसंबर 1960 को नेहरू जी ने डॉक्टर बिधान चंद्र राय को एक पत्र लिखा। बिधान चंद्र राय तब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। नेहरू जी का वह पत्र गोपनीय था। उसमें नेहरू जी ने लिखा था कि नेताजी की अस्थियों को भारत लाने की कोशिश भारत सरकार तभी करेगी जब नेताजी का परिवार उसके लिए पहल करे। यह बात तो समझ में आती है, लेकिन इस पत्र में वह नेताजी के लिए लाल किले के सामने स्मारक का प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। नहीं माना। नेहरू जी नहीं चाहते थे, स्मारक नहीं बना। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर द्वीप का नाम रखकर समर्पित राष्ट्रीय स्मारक बन गया। किंतु जापान के मंदिर में रखी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां आज भी इस इंतजार में हैं कि उनका देश उन्हें वापस लेकर आए। प्रसिद्ध चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान भारत के सम्मान रहे हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई। तराइन के युद्ध में परास्त होने वाले एवं बिना दंड छोड़ दिए गए मोहम्मद गौरी की विजय हुई। जनश्रुति के अनुसार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करके कहां ले गया? गजनी ले गया था। पृथ्वीराज रासो का दावा है कि पृथ्वीराज को एक कैदी के रूप में गजनी ले गया था और अंधा कर दिया था। यह सुनकर उनके मित्र कवि चंद्र बरदाई ने गजनी की यात्रा की और मोहम्मद गौरी को चकमा दिया। इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद की आवाज की दिशा में तीर चलाया और उसे मार डाला। कुछ ही समय बाद पृथ्वीराज और चंद्र बरदाई ने एक दूसरे को मार डाला। इतिहासकार राजा पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में अलग अलग बातें कहते हैं। उनकी मौत की सच्चाई आज तक पता नहीं चली। उनका अंतिम संस्कार कहां हुआ यह भी पता नहीं। तो उनके अस्थियों को भारत लाने की कहीं कोई बात ही नहीं उठती है। दस्यु फूलन देवी के हत्यारे शेर सिंह राणा एक वीडियो क्लिप जारी करके अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि ढूंढकर उनकी अस्थियां भारत लेकर आने की कोशिश का दावा कर रहे हैं। शेर सिंह राणा के दावे और उनके द्वारा लाई गई अस्थियों की किसी ने जांच कराना भी उचित नहीं समझा, उसको गवारा नहीं किया। आज तक किसी ने यह पता तक नहीं लगाया, पता भी नहीं किया, कोशिश भी नहीं की कि गजनी में पृथ्वीराज चौहान की कब्र है या नहीं। किसी ने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भारत लाकर उनकी समाधि बनाने की कभी बात ही नहीं की। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्वलंत, मजेदार और रोचक विषय लेकर आते रहेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा।
क्योंकि हम आपके हर कमेंट्स पर ध्यान देते हैं और आपके द्वारा दिए गए सुझाव पर हम अपने आप में सुधार करने का प्रयास करते हैं और उसी के आधार पर अगला वीडियो देने का प्रयास करते हैं। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।